हाँ जी बच्चे, तो आज हम क्या करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? हेलो हाँ मामा जी ठीक। बेटे, आज हमें क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी हमको स्टार्ट करना है। तो ये हमारा चैप्टर 12 है, ठीक है। तो पहले आज देखते हैं बेटे, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ी हम रिवाइज करेंगे, जो पहले हो सकता है पढ़ तो ली हैं, लेकिन क्या है कि उसको हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्या करेंगे, रिवीजन उनका हम करेंगे। तो देखिए बेटे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अच्छा ये बताओ बेटे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज है बेसिकली। अरे भाई मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं? हाँ पहुंच रही है मामा जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, बता सकते हो आप? एनर्जी, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके क्या क्या यूज हैं? इसके घरों में यूज होते हैं, मतलब कोई भी एप्लायंस यूज करने के लिए, आप फैक्ट्रीज में मशीन चलाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी यूज होने वो लग गए हैं मॉडर्न डेज में। और में फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए, घर में पंखे वगैरह चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए, ये सब क्या है, इसके यूज होते हैं, ठीक यूज। है। बहुत वाइड स्प्रेड यूज है। क्लियर? अब देखिए बेटे, इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। आप लोगों ने शायद हो सकता है 7th या 8th में इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब बेटे हम दो चीजों को रब करते हैं आपस में, तो क्या होता है, उससे एक चार्ज क्रिएट होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ मामा जी। अब आपने पढ़ा होगा बेटे, रब करने से चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे हम, आपने बेटे एक वो किया होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें एक स्केल लेते हैं, स्केल को हम क्या करते हैं, सर से रगड़ते हैं और छोटी छोटी पेपर की कटिंग बना लेते हैं। वो क्या होता है, पेपर ऊपर उड़ जाता है, नहीं उड़ जाता है? हाँ मामा जी। तो उसमें क्यों उठ गया, वो बेसिकली क्या हुआ, उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हुआ। क्या हुआ, एक चार्ज क्रिएट हुआ। उस चार्ज के क्रिएशन की वजह से क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी को वो अट्रैक्ट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, हमारे पास चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं बेटे। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब बेटे, देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका कंसेप्ट समझो बेटे, क्यों ऐसा होता है, ये चार्ज क्यों बॉडी होती है बेटे। एक इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा, 9th में पढ़ा भी है हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बेसिकली क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑब्जेक्ट की सरफेस पे क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटे, जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे या तो इधर आते हैं या इधर जाते हैं, मतलब ट्रांसफर कर जाते हैं। जैसे मैंने कोई चीज रगड़ी, तो एक से मान लीजिए जो है बेटे, जो हमारे पास जो स्केल थी, उस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, कहां से, एयर से आ गए। तो बेटे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको मैंने 9th में पढ़ाया था बेटे, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ और जब बेटे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या आ जाता है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। मतलब जिस बॉडी से, जैसे मान लीजिए ये बेटे हमारे पास हेयर है, ये हमारे पास स्केल है, ठीक है। या जैसे हम ये देखें इधर, एक एबोनाइट रॉड है और एक वूलन क्लॉथ है। तो बेटे एबोनाइट रॉड से क्या होता है बेटे, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, चेंज। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये क्या करता है बेटे, इसके ऊपर बेटे जो है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके कहा जाते हैं, एबोनाइट रॉड पे आ जाते हैं। तो इसलिए एबोनाइट रॉड क्या करेगी बेटे, हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस कूलेंट क्लॉथ पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ऐसे बेटे चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लास रॉड से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ सिल्क क्लॉथ में क्या होगा बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या है बेटे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पे आ जाएंगे जो सरफेस के हैं। तो इसलिए ग्लास रॉड हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और सिल्क क्लॉथ क्या हो गया हमारा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जब भी बेटे इन चार्ज बॉडी को हम किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक में लेके आएंगे तो क्या होगा, वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर देगा। दूसरा क्या है बेटे, यदि हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब बेटे हम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक साथ लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ठीक है, ये अभी मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ चार्ज बॉडी समझाया। क्लियर? कि जब बेटे हमारे पास, जैसे आपने 9th में समझा था, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, कि हर बॉडी क्या एटम की बनी हुई है। एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम न्यूट्रल क्या होता है कि जितना अमाउंट हमारा प्रोटॉन्स का होता है उतना ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो हमारी बॉडी क्या रहती है, न्यूट्रल। और जब भी बेटे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे, मतलब डिसबैलेंस होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बेटे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो अब प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए, गेन ये ज्यादा हो गए, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास बॉडी चार्ज हो जाती। रीड करो इसको। Electricity, an important source of energy. Uses of electricity in our homes for lighting, operating fans, and heating purposes, etc. In industry to run various types of machines. In transport, to pull electric trains. Electric charge. When a comb is rubbed with dry hair or a glass rod is rubbed with silk cloth and ebonite rod is rubbed with woolen cloth, they acquire ability to attract small pieces of paper. They are said to have acquired electric charge. Types of electric charges. Coercive charge. Charge acquired by a glass rod when rubbed with the silky cloth is called coercive charge. Negative charge. Charge acquired by an ebonite rod when rubbed with a woolen cloth is called negative charge. Opposite charges or unlike charges attract each other. Similar charges or like charges repel each other. बात समझ में आ गई है? हाँ मजी. अब ये पढ़िए। Concept of a charged body. Every mass is made up of atoms. In an atom, there are three types of particles: electrons, protons, and neutrons. Any body stays neutral in its normal state due to balanced combination of protons and electrons. And unbalance in these particles due to any reason results in the body getting a net resultant charge, positive or negative. Hence, the body becomes charged. तो मतलब क्या हुआ बेटे कि चार्ज क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल एंटाइटी होती है। क्यों? क्योंकि बेटे चार्ज फ्लो करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। चार्ज फ्लो नहीं करता तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करती। क्लियर हुआ? हाँ. अब देखिए, तो फंडामेंटल एंटाइटी क्या हो गई हमारे पास, चार्ज हो गई। आपको इसकी एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। चार्ज के बारे में आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछेंगे, तो एक चार्ज की एसआई यूनिट याद कर लो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या मैंने वर्ड बोला? कूलम. एसआई पता है ना आपको, 9th में सिखाया था एसआई क्या होती है। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट. हाँ जी, तो एसआई यूनिट इसकी हमारी चार्ज की कूलम है। और 1 कूलम की डेफिनेशन क्या है बेटे, कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, जैसे हमने फोर्स की मैंने आपको डेफिनेशन 9th में कराई थी। दो चार्ज हैं, ठीक है, क्लियर। इन दो, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हो, ठीक है।
तो उनके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का हमारे उनके बीच में फोर्स रहता है। क्लियर? हाँ तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? 1 कूलम बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ मामा जी। अब बेटे एक फॉर्मूला है इसका, Q इक्वल टू NE। यहाँ पर Q क्या है बेटे? हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, N क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है? हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। तो इस फॉर्मूले का अभी यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का अभी कैसे यूज होगा। बेटे आपको 9th में पढ़ाया था मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, बट डिफरेंस क्या है बेटे दोनों में कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होगा, बट साइन क्या लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। कैलकुलेशंस के टाइम में हम साइन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 1 कूलम में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हो, वैसे मैं अभी तरीका बताऊंगा, क्योंकि 1 मार्क में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर? तो ये आपको जो है निकालना पड़ता है। अब जो आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ी थी 1 मोल 9th में, तो मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है बेटे 96,500 कूलम। ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? हाँ मामा जी। इसको रीड करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। SI unit column coulomb. See definition of coulomb. 1 coulomb is the quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge place at a distance of 1 meter from it. Q is equals to NE, where Q is amount of charge, N is number of electrons, E amount on charge on one electron. Charge on one electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Negative charge. Charge on one proton, positive 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Positive charge. Number of electrons in 1 coulomb 6.25 into 10 to the power 28. Nearly 28 नहीं बेटे 18 लिखा है, 28 नहीं 18। sorry 18. Nearly 6 into 18 electrons. Charge carried by 6.023 into 10 to the power 23 electrons, 1 mole, 1 Faraday, 1 S, and 1 Faraday is equals to 96500 coulomb. 96,500 कूलम। अब आप देखिए एक न्यूमेरिकल में आपको समझाता हूँ बेटे, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ मामा जी। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब क्या हमारे पास, देखो ध्यान से इसको नोट करो, Q इक्वल टू क्या हमारे पास 1 कूलम, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमको N निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? Q इक्वल टू NE, है ना? हाँ। तो N इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन E हुआ। हाँ। Q क्या है हमारे पास 1, और नीचे 1.6 इंटू 10⁻19 हमको ये नीचे लिखना है। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। हाँ। तो ये हो गया बेटे 10 इंटू 10⁻19 -19 नीचे होंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा बेटा ये, हाँ। अपॉन 16। अब हम क्या करेंगे, 1 0 इधर से ले लेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 25 आ जाएगा। 25 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 1 कूलम में होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ।
इसको नोट कर लो फटाफट से। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये वहां दिया हुआ है। मैं बता दूं कि किसने पेज नंबर पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये पेज नंबर बेटे ये दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिएगा आप, पेज नंबर है 200 पे दिया हुआ है। कितने पे दिया हुआ है ये? 200। पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब देखिए, अब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बेटे, ये अक्सर एक जो क्वेश्चन मैंने कराया कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्कर में, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है इस क्वेश्चन। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब अभी तक तो उसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली एनर्जी की फॉर्म होती है, ये काइंड ऑफ एनर्जी पढ़ा था ना हमने 9th में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर हुआ? हाँ मम्मा जी। इलेक्ट्रिसिटी को बेटे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने बेटे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्लास 8 हो सकता है ध्यान नहीं हो, लेकिन क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ाते हैं। बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? रेस्ट होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते, मतलब इसको मूव नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे हम बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करा के जो चार्जिंग कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर हुआ? हाँ मम्मा जी। तो जो इसमें क्या है, जो भी रबिंग के थ्रू या जो भी हमने चार्ज है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और जो स्काई में लाइटनिंग होती है बेटे, वो भी क्या है? हमारी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि लाइटनिंग में तो नीचे तक लाइट आती है, आती है नहीं आती है? हाँ। उसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुई? इसका रीजन क्या है बेटे? लाइटनिंग तब होती है, आपको पता है ना लाइटनिंग क्यों होती है? हाँ, यू नो द रीजन और नॉट? थोड़ा थोड़ा बताएं। बेटे जब क्लाउड होते हैं, जब क्लाउड्स होते हैं आपस में रब करते हैं, जब क्लाउड आपस में रब करते हैं तो यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है। तो एक चार्ज बेटे दो तरीके से चार्ज क्रिएट हो सकता है। एक तो चार्ज रब करके क्रिएट हो सकता है, दूसरा चार्ज हम किसी बॉडी को कर सकते हैं टच करके। जैसे मान लीजिए ये अनचार्ज बॉडी थी, इसके पास में चार्ज बॉडी लेके आ गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है बेटे? एक चार्ज बॉडी के नजदीक में कोई बॉडी लेके आ गए, टच नहीं किया हमने, नजदीक में किया है, तो ये तो बेटे चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और नजदीक में लेके आ गए तो हम ये उसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी जब बेटे क्लाउड की चार्जिंग होती है आपस में रब करके, तो क्या होता है? अर्थ भी उससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यदि ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट चार्ज एक रब इसमें अर्थ में क्रिएट हो जाएगा। अब ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि ये फिर फ्लो करने लगता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, तो ये हमारी ऊपर से नीचे करंट क्या करती है? फ्लो करने लगती है। लेकिन ये बहुत मूवमेंट के लिए होता है, बहुत देर के लिए नहीं होता। तो इसलिए हमारे लाइटनिंग, क्योंकि यहाँ पर बेटे स्टैटिक चार्जेस होते हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस नहीं होते, इसलिए क्या होता है बेटा? लाइटनिंग भी हमारी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जहां पर चार्ज, जैसे मान लीजिए ये वायर है हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ तो ये मूव करेगा, ये चार्ज मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे घरों में जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो क्या होती है? हमारी ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ मम्मा जी। इसको रीड करो। Electricity.
It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses. Flow of electric charges is called electricity. Electricity can be classified into two parts. Static electricity. Electric charges at rest or stationary. They do not move. Example, charge acquired by a glass dot rubbed with a silk cloth and charge acquired by a bonite rod rubbed with woolen cloth. Lightning in the sky during the rainy season. B. Dynamic electricity or current electricity. The electric charges are in motion and produce an electric current. Example, electricity we use in our homes. बात समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ मामा जी. अब देखिए बेटे, कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटे? कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होंगे जो अपने थ्रू करंट को पास करेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। जैसे बेटे जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी कंडक्टर होती हैं। आपको 9th में पढ़ाया था बेटे, जो ग्रेफाइट है, जो नॉन मेटल में पढ़ाया था, ग्रेफाइट भी कंडक्टर, क्योंकि हमारी जो सेल वगैरह होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड होती है या पेंसिल लेड होती है, वो भी हमारा ग्रेफाइट होती है, जो कि बेटे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करती है। क्लियर हुआ? ह्यूमन बॉडी है बेटे, ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, करंट पास होती है। कैसे पता लगता है बेटे कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू करंट पास होती है? बोलो। हाँ जी बोलिए। हाउ डू यू कम टू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू ह्यूमन बॉडी? नहीं पता। अरे बेटे, कभी गलती से चलते हुए वायर को टच करने करंट लगता है नहीं लगता है बॉडी के अंदर? हाँ। कभी फील किया है कि नहीं? करा तो नहीं है। नहीं किया है बेटे, किया नहीं, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बेटे मान लो हम जैसे कोई वायर है उसके थ्रू करंट पास हो रही है और उसको टच करने, तो क्या होता है? हमारी बॉडी के थ्रू करंट पास होती है और उसको में कैसे फील होता है? झटका लगता है। देखा ना पिक्चरों में हिलते हुए, ऐसे देखा होगा यूं। हाँ। देखा है नहीं देखा? मूवीज में दिखाते हैं हिलते हुए यूं। वो क्या है? उनकी बॉडी के थ्रू करंट पास हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जैसे बेटे एलॉयज होते हैं, नाइक्रोम, जैसे हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम होता है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस बॉक्सेस में यूज होता है, कॉन्स्टेंटन, ये भी कंडक्टर होते हैं बेटे, लेकिन जो ऊपर लिखे हैं उनसे कम कंडक्टर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब बेटे कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है? रीजन क्या है बेटे? अभी हमने बात की थी बेटे कि जब चार्ज मूव करेगा तभी करंट फ्लो करेगी, चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कंडक्टर चार्ज कैसे फ्लो करेगा बेटे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास फ्लो करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि बेटे उनके अंदर जो होते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जैसे ये क्या है बेटे? जैसे तो मान लीजिए कोई वायर है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो जब इनसे क्या होता है? एक चार्ज क्रिएट होता है, इससे करंट क्रिएट होती है। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं बेटे? जितनी भी मेटल्स होती हैं, हमने 9th में पढ़ा था कि उनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ में, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और उनके बीच में और जो न्यूक्लियस के बीच में बेटे, एटम का बताया था ना, एटम में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन मेटल में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। ठीक है, नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा रहता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या है? ये मूव कर सकते हैं, रहेंगे वायर के अंदर ही, लेकिन एक से दूसरे उस पर मूव कर सकते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं यही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो मतलब क्या है? रीजन क्या है बेटे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का? जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब्सटेंस में, वो उनको कंडक्टर बनाती है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। पढ़िए। Conductors. Those substances which allow current to pass through them. Example, all metals, graphite, human body. Alloys such as nichrome, manganese, and constantan are also conductors, but their electrical conductivity is less than pure metals. Reason for conduction of electricity in conductors.
All the conductors have some electrons. These electrons are loosely held by the nuclei of their atoms. Though these electrons are called free electrons, they can move from one atom to another atom throughout the conductor. The presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, इंसुलेटर क्या होंगे बेटे? जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकती, जिन सब्सटेंस के थ्रू करंट पास नहीं हो सकती उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। जैसे जितनी भी प्लास्टिक्स आप देखते हो सारी क्या होती हैं? मोस्टली प्लास्टिक क्या होती है बेटे? इंसुलेटर होती हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास एबोनाइट है, रबर है, ड्राई वुड है, मोस्ट प्लास्टिक्स हैं, पेपर, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सिलिन, ड्राई एयर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वुड, ड्राई वुड मैंने अच्छा लिख दिया, हाँ लिख दिया। जैसे मेरे हाथ में प्लास्टिक का पेन है ये, ठीक है, तो ये भी क्या है बेसिकली? ये क्या होता है हमारा? इंसुलेटर होता है। इसीलिए आप देखोगे बेटे जो स्विच होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्लियर हुआ? रीजन क्या है मेरे यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बेटे। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसलिए वो मूव नहीं कर पाते। मतलब क्या है बेटे? फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मूव नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्लियर? हाँ। रीड करो। Insulators. Those substances which do not allow current to pass through them. Example: glass, ebonite, rubber, drywood, most plastics, paper, cotton, mica, bakelite, porcelain, mica, bakelite, porcelain, dry air, etc. Reason for non-conduction of electricity in insulators. The electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atoms. Since there are no free electrons in an insulator which can move from one atom to another, so an insulator does not allow electric charges or electricity to flow through them. बात समझ में आया नहीं आया? हाँ मामा जी। अब आगे देखिए बेटे, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटे? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेटा बेसिक था। उसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया था वो मोस्टली आता है, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इस चीज का क्या था? एक बेसिक पार्ट था। क्लियर? अब यहां से हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो बेटे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उससे क्या होती है? करंट क्रिएट होती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, जैसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, मोस्टली नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा? हमारी इससे करंट फ्लो करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। तो मोस्ट ऑफ द केस में बेटे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्या, इलेक्ट्रॉन ही जो है हमारे फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं करते। क्यों? प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेसिकली? वो अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं, वो मूव कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो डिफाइन कैसे करते हैं बेटे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन द 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज उसके थ्रू पास होगा, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, या फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। कुछ भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी। पढ़िए इसको। Electric current. Flow of charges constitutes electric charges called electrons in a conductor such as a metal wire. Definition: the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second, or the quantity of electric charge flowing through a conductor in 1 second is called an electric current, or it is the amount of charge flowing through a particular area in unit time, or it is the rate of flow of electric charge, or the flow of electrons in per unit time. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल करंट कैलकुलेट करने का। वो है हमारे पास I = Q/T। I क्या बेसिकली हमारे पास?
इलेक्ट्रिक करंट हो गई, आई क्या इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, और टी क्या है हमारे पास टाइम। क्लियर। तो अभी हमने क्या बात की थी, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q इक्वल टू आई टी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी, दोनों में से किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। हाँ। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें बेटे, तो जैसे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। अभी मैंने चार्ज की एसआई यूनिट क्या बताई थी, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, और CS⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब ये आपको मोस्टली एग्जाम में नहीं लिखी मिलेगी, इसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं हम इसको, एम्पियर। तो एम्पियर या कूलम पर सेकंड बात एक ही है। एग्जाम में मोस्टली आपको एम्पियर लिखी हुई मिलेगी, लेकिन कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज कूलम पर सेकंड। तो उस केस में आपको, इसलिए आपको याद रखनी है। ठीक है। एम्पियर को नेम कैसे किया है बेटे, एक साइंटिस्ट हुए आंद्रे मारी एम्पियरे, फ्रेंच साइंटिस्ट है आंद्रे मारी, ये फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं आंद्रे मारी एम्पियरे। तो उनके नाम पे ही हमारी ये एम्पियर रखी गई। क्लियर हुआ। हाँ। अब एग्जाम में बेटे नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। तो हम करेंगे बेटे, डेफिनेशन क्या होती है एसआई यूनिट की, मतलब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। तो बेटे जैसे अभी हमारे पास क्या था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई क्या है हमारे पास 1 एम्पियर, तो चार्ज क्या है, हमने 1 कूलम ले लें चार्ज, और टाइम क्या है हमारे पास 1 सेकेंड हो। मतलब क्या है बेटे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू बेटे 1, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो वो क्या होगी बेटे, हमारी 1 एम्पियर की करंट होगी। क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ। जब एक कूलम का चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो करेगा कंडक्टर से, तो फिर उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। 1 एम्पियर की करंट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारी हाँ। डेफिनेशन क्या होती है, 1 एम्पियर की होती है। बेटे एम्पियर क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 एम्पियर की करंट किसी इंसान के थ्रू निकल जाए तो उसको मरने में मतलब पर्सन विल डाई विद इन ए सेकेंड, इतनी ज्यादा करंट होती है 1 एम्पियर। ठीक है। तो नॉर्मली इसकी हाँ। छोटी क्वांटिटी भी, छोटी यूनिट क्या होती है बेटे, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो बेटे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होती है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होती है 10⁻6 एम्पियर। क्लियर हुआ, आया ना। हाँ जी। क्या बोला, हाँ। ओके, पढ़िए इसको। Electric current. Numerical formula of electric current. I is equals to Q upon T, or Q is equals to IT, where Q is the amount of charge flows through a conductor in time T. The current I is. बेटे तो करंट ऐसा आई हमारा यूनिट फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। is I equals to Q upon T as a unit of current, ampere, A, or coulomb per second. Ampere is named after French scientist André Marie Ampere. Definition of 1 ampere: when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current through it is said to be 1 ampere. 1A is equals to 1C upon 1S. Smaller units: 1 milliampere. MA is equals to 10⁻3A. 10⁻3, 10⁻³ बोलेंगे। 10 to the power minus 3A. 1 microampere is equals to 10 to the power minus 6A. मतलब क्या बेटे, 1 मिली एम्पियर को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो हमको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ से, या 1000 से डिवाइड कर देना। क्लियर हुआ। अब देखिए बेटे, ये हमको लेबोरेटरी में करंट मेजर करनी है, कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वो उसका नाम है बेटे एमीटर। क्या लेते हैं उसका नाम,
एमीटर। इसको जैसे ये इसका डायग्राम है एमीटर को, और इसको हम क्या करते हैं बेटे, सीरीज में ज्वाइन करते हैं। तो क्या हमारा नियम है, तो बेटे एमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको कहाँ कैसे यूज कर ज्वाइन कराते हैं, ऑलवेज इन सीरीज। अब यहाँ पर तो वर्ड्स आएंगे बेटे आपके पास, सीरीज एंड पैरेलल, आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ लिया है। तो मुझे बताओ सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है बेटे? इसमें सीरीज में होता है, सीरीज में हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो एक ही स्विच से जुड़े होते हैं, और पैरेलल में हर एक अप्लायंस का अपना अलग स्विच होता है। अब आप ये पता कैसे करोगे कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है? बोलो बेटे। ये नहीं पता, ये नहीं पता। देखो बेटे, अब जैसे ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन, ये चौथा पर्सन, ये पांचवा पर्सन, ये छठा पर्सन, ये सातवां पर्सन, ये आठवां पर्सन, ये ह्यूमन चेन बन गई। इसका राइट हैंड इधर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, इसका राइट हैंड इधर, इसका लेफ्ट हैंड इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मतलब क्या है कि इस वाले का लेफ्ट इस वाले के राइट से कनेक्टेड है, इस वाले का लेफ्ट इस वाले के राइट से कनेक्टेड है। मतलब क्या है, इधर एक इधर हाथ जोड़ा होता है, एक इधर हाथ पकड़े होता है, नहीं होता है? हाँ। तो ऐसे बेटे क्या है, उसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव इसके आगे के पॉजिटिव से है, ये फिर नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर आगे नेगेटिव हो गया। तो एंड में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे यहाँ पर एक राइट हैंड फ्री है, एक लेफ्ट हैंड फ्री है। हाँ। तो ऐसी बेटे सीरीज में एक के बाद एक सारे जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप बेटे देखते हो जो दिवाली की जो लाइट्स होती हैं बेटे, दिवाली लाइट्स आप देखते हैं नहीं देखते हैं? हाँ मामा जी। तो उसमें एक के बाद एक सारी लाइटें जुड़ी होती है नहीं जुड़ी होती हैं? हाँ। उनको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हम इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सीरीज को ध्यान रखना मैंने क्या बताया था। क्लियर? हाँ। हाँ या ना? हाँ मामा जी। तो बेटे एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, जैसे कि सर ने बताया था कि सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है थ्रू के हर कंडक्टर के थ्रू। बात समझ में आया? हाँ। मतलब जितनी करंट यहां होगी उतनी ही करंट इसमें शो करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। सर ने रेजिस्टेंस तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो रेजिस्टेंस क्या चीज होती है बताओ मुझे बेटे, हैं? बोलो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे बेटे फ्रिक्शन होता है नहीं होता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ऐसी रेजिस्टेंस क्या करता है बेटे, करंट के फ्लो को अपोज करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपको मम्मी ने कोई काम बोला और आपने कम से कम 10 बार कहने के बाद किया, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हाई हो गया। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस किसी काम को नहीं करना। मान लो 2-3 बार में ही कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, लो हो गया। अब मान लो कहते ही कर दिया तो क्या होगा, एकदम रेजिस्टेंस 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब मान लो बिल्कुल भी नहीं किया, कहने के बाद भी नहीं किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ऐसे क्या है बेटे, वायर में किसी वायर के थ्रू करंट जल्दी पास हो जाती है, किसी वायर के थ्रू करंट लेट पास होती है। 9th में ध्यान हो तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था बेटा केमिस्ट्री में कि जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ। इसमें सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। क्लियर हुआ? हाँ। अब सीरीज में क्यों उसको करते हैं बेटे कनेक्ट, क्योंकि सीरीज में जैसे इसका जो रेजिस्टेंस होगा और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो मान लो एमीटर भी हम हाई रेजिस्टेंस का ले लें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। हाँ। तो बेटे रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपको करंट फ्लो होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ हाँ या ना? हाँ मामा जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटे, इसको हम लो रेजिस्टेंस रखते हैं। समझ में आया क्यों नहीं? जिससे कि बेटे लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, करंट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो करंट की अमाउंट भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। इसको रीड करिए। Instrument used to measure electric current. Ammeter is used to measure the electric current. It is always connected in series with the circuit in which current is said to be measured. Reason in a series combination, current across all conductors remains same. It has a very low resistance. Reason in series, the overall resistance of whole circuit adds up, resulting in higher resistance, which may reduce the current flowing through the circuit. This is the reason that resistance of an ammeter should be very small, so it does not change the value of current flowing in the circuit. बात समझ में आ गई बेटे? अब हम बात करते हैं बेटे डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि करंट हमारी, देखिए जब भी हम बैटरी से कनेक्टेड करते हैं बेटे, करंट कब फ्लो करती है? जब हम या तो प्लग लगाएंगे, मतलब स्विच ऑन करते हैं, जब या तो हम अपने घरों में सॉकेट है उसमें लगाते हैं, या हम बैटरी के थ्रू लगाते हैं। तो ये बेटे बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमारी फ्लो होती है। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये होती है हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो करंट हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन बेटे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब क्या है बेटे, करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ? हाँ। तो हम ये कह सकते हैं बेटे, द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटे? हाँ। ऐसा क्यों लेते हैं, जबकि एक्चुअल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, तो उनको हमको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेनी चाहिए। हाँ। लेकिन क्या है बेटे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी बेटे, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगा था, तो उस टाइम पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट पता था। ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन की उस टाइम तक डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो इसलिए इट वाज एज्यूम दैट कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इसको हमने माना। समझ में आया? हाँ। तो जब भी हमें बेटे करंट की डायरेक्शन को शो करना पड़ता है, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम क्या लगाएंगे, एरो के निशान लगाते हैं। जैसे मैंने ये, जैसे मान लीजिए एक ये है, जैसे मैंने ये निशान लगाया नहीं लगाया, ऐसे ये, तो ये क्या शो कर रहा है बेटे, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हुआ? हाँ। अब पढ़िए बेटे इसमें। Direction of electric current. Conventionally, the direction of electric current in an electric circuit is taken as opposite to the direction of flow of electrons, that is, from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit. Reason: when electricity was discovered a long time back, two types of charges were known, positive and negative charge, but the electrons had not been discovered at that time. So, electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric charge. We put the arrows on the connecting wires pointing from the positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell. Actual direction of current. The actual flow of electrons which constitutes the current is from negative terminal to positive terminal in a cell or battery, which is opposite to the direction of conventional current. बात समझ में आ गई बेटे ये? हाँ मामा अब जी। देखिए बेटे, जब हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की लिख रहे हैं, तो हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी हुई? क्या बेटे हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर। अरे भाई वेक्टर क्यों नहीं है, डायरेक्शन तो स्केलर में होती नहीं। हाँ वेक्टर, सॉरी।
भाई डायरेक्शन तो स्केलर में होती नहीं, डायरेक्शन तो वेक्टर में होती है ना। तो हाँ। क्या हुई, स्केलर हुई या वेक्टर हुई? वेक्टर। लेकिन मैं कहूँ स्केलर है तो गलत हुआ। गलत होगा। अच्छा, स्कूल में सर ने क्या बताया? सर ने इसकी वो नहीं बताई। ये नहीं बताया। ओके, ये बेटे स्केलर क्वांटिटी होती है। आप अभी कहोगे शायद ऐसा मैं क्यों है? वेक्टर। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटे, यदि मैं बैटरी को उल्टा कर दूं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं हो गई? हाँ। लेकिन अमाउंट ऑफ करंट तो सेम ही रहा ना। हाँ। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, नहीं हो जाती है? हाँ। लेकिन यहाँ बेटे डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर हम डायरेक्शन क्यों देते हैं बेटे? डायरेक्शन से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बस इतना सही रोल है उसका। बात समझ में आया नहीं आया? डायरेक्शन से हमें हाँ। पता लग जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। क्लियर हुआ? हाँ। बाकी ये क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? इस क्वेश्चन को पढ़ो तब मैं नीचे समझाता हूँ। Is electric current a scalar quantity or vector quantity? Give reason. It is a scalar quantity. Here, the direction is used to show that all the electrons are flowing in only one direction, which actually is electric current. अब बात आती है बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटे, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे हम देखो, जैसे घर में बेटे हमारे पास एक बल्ब होता है। बल्ब को हम किससे कराते हैं, की से, एक बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। बैटरी को किससे कनेक्ट करा देते हैं, की से कनेक्ट करा देते हैं, और इसको ऐसे करा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस पाथ बन गया, नहीं बन गया बेटे? और हाँ। ये ग्लो करता है बेटे। मान लो मैं यहां से की हटा दूं, मान लो मैं यहां से की हटा दूं, देखिए मैं मान लो इस की को मैं यहां से इरेज कर दूं, तो अब ये कंटिन्यूअस पाथ रहा क्या? नहीं। नहीं रहा। तो अब यहां से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटे, कंटिन्यूअस पाथ होता है, जिसमें हम मिनिमम बैटरी, इंस्ट्रूमेंट और की, ये तीन चीजें हमारी मिनिमम होती हो। बैटरी नहीं हो तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे घरों में होता है। क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए। Electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. It consists of electrical devices, source of electricity that are connected by connecting wires, or a continuous conducting path consisting of wires and other resistance like electric bulb, etc., and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with an electric current flows is called an electric circuit. along which, with नहीं along which, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Along which. along which। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक न्यूमेरिकल देखिए बेटे, अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ। ये न्यूमेरिकल बेटे हम 12.1 करेंगे, जरा इसको पढ़ो क्या लिखा है। A current of 0.5 A is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया? इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है और टाइम दिया गया है। हमें इसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा सर, मतलब देखिए बेटे, करंट क्या दिया हमको, I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये भी बेटे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी उसी पर है, पेज नंबर 200 पर ये भी। ठीक है, I कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है। हाँ। टाइम कितना दिया है हमारे पास, 10 मिनट्स का दिया है। हाँ, थ्रू चेंज कर लेंगे। तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटे, 10 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू आपको निकालना है। समझ में आया? आपको फॉर्मूला बताया था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू आई, फॉर्मूला आपको समझाया था।
हाँ। तो ये बेटे फॉर्मूला आपका जो हो गया Q इक्वल टू हमारे पास I कितना 0.5 इंटू 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, ये पॉइंट हटा के 0 निकल गया, तो 5 6 30 300 कूलम का हमारे पास यहाँ चार्ज आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। तो 300 कूलम का चार्ज इसके थ्रू 10 मिनट्स के अंदर फ्लो कर रहा है। नोट कर लो उसको फटाफट से बेटे, कर लिया? हाँ मामा जी, बस हो गया मामा जी। तो आज बेटे हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है ना, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसका होमवर्क लिखो। ओके ओके। चलो बाय।